यदि आप इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेज़ चाल से गतिमान करना चाहते हैं, मान लीजिए कि प्रकाश की चाल के 5 से 10% के करीब, तो आपको बस कुछ हज़ार वोल्ट्स की आवश्यकता है, जो एक दूसरे के करीब रखी दो धातु की पटलों के बीच लगाया जाए। लेकिन तब क्या होगा जब आप इलेक्ट्रॉन्स के बजाय प्रोटॉन्स को बहुत ही तेज़ चाल से गतिमान करना चाहते हो। चूंकि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में अधिक भारी होते हैं, तो कुछ हज़ार वोल्ट्स के साथ वे ज़्यादा चाल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को इतनी तेज़ चाल प्रदान कर पा रहे हैं, हम ठीक उसी प्रकार से कुछ हज़ार वोल्ट देकर के प्रोटॉन को उतनी तेज़ चाल प्रदान नहीं कर पाएंगे। उनके लिए हमें लाखों वोल्ट्स की आवश्यकता होगी। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम कम वोल्ट प्रदान कर कर भी प्रोटॉन्स जो है उन्हें इतनी चाल प्रदान कर पाए? तो इस वीडियो का लक्ष्य यही है कि कैसे हम कम वोल्टता प्रदान करके भी प्रोटॉन या अन्य भारी नाभिकों को अधिक चाल प्रदान कर सके, उन्हें अधिक त्वरित कर पाए। ठीक है, चलिए सोचते हैं इस बारे में। तो यहाँ पर प्रोटॉन जो है वे अधिक चाल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या होगा यदि हम इन प्रोटॉन्स की दिशा को मोड़ दें और इन्हें मोड़कर फिर से इस विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करवा दें, तो शायद हम इसे फिर से एक बार त्वरित कर पाएंगे और ये थोड़ी अधिक चाल प्राप्त कर पाएगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि एक सेकेंड, यहाँ पर अगर हमें इसे फिर से प्रवेश करना है तो ये धीमा हो जाएगा, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जा रहा है ना। तो हम ये करना चाहते हैं कि जब ये वापस से प्रवेश करेगा तो हम विद्युत क्षेत्र की दिशा को बदलना चाहते हैं, उसे पलटना चाहते हैं, ताकि जब ये फिर से इसमें आए तो फिर से ये त्वरित ही हो और प्रोटॉन और भी तेज चाल प्राप्त कर पाए। और फिर हम वापस से इसकी दिशा को बदलकर इसे मोड़कर इस विद्युत क्षेत्र में फिर से प्रवेश करवा देंगे और फिर से हम इस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसे पलट देंगे, उसे बदल देंगे, ताकि ये फिर से त्वरित हो पाए। और इसी प्रकार से हम इसे कई बार करते रहेंगे और इस कारण से इसकी जो चाल है वो काफ़ी उच्च हो जाएगी। अब सवाल यह है कि हम इन आवेशित कणों को इस प्रकार से मोड़ेंगे कैसे, इनके पथ को इस प्रकार से कैसे मोड़ेंगे? तो हमने देखा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो ऐसा कर सकता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो किसी आवेशित कण की जो दिशा होती है उसे बदल सकता है, और यही एक साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत होता है। तो हम करना ये चाहते हैं कि हम जो प्रोटॉन होता है उसे एक विद्युत क्षेत्र में बार बार लेकर आना चाहते हैं ताकि वो त्वरित हो, और ऐसा हम एक चुंबकीय क्षेत्र की मदद से करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र जो है वो आवेशित कण की जो चाल है उसे बढ़ाएगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आवेशित कण की दिशा को इस प्रकार से बदलेगा ताकि वो फिर से बार बार जो विद्युत क्षेत्र है उसमें प्रवेश कर पाए। और हम आपको फिर से याद दिला दें कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आवेशों की, वो कणों की चाल को नहीं बदलते हैं, क्योंकि चुंबकीय बल जो होते हैं वो हमेशा चाल की दिशा के लंबवत होते हैं, उनके परपेंडिकुलर होते हैं, और इसीलिए वे कोई कार्य नहीं करते उन पर। यदि आप इस बारे में कंफ्यूज है तो आप पिछले वीडियोस को फिर से एक बार देख सकते हैं। तो हम इस सेटअप का उपयोग करके, कम वोल्टता का उपयोग करके भी भारी आवेशित कणों को बहुत ही उच्च चाल प्रदान कर सकते हैं। अब निश्चित रूप से एक छोटी सी बात जो हमने अभी देखी है वो ये है कि हमारा जो ये विद्युत क्षेत्र है इसकी जो दिशा है हमें इसे बार बार बदलना होगा। तो इसीलिए हमारे पास जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा वो दोलनशील होगा, यानी कि ऑसिलेटिंग विद्युत क्षेत्र होगा, ताकि इसकी दिशा बार बार बदल पाए। और इसलिए ये जो विशेष वोल्टता स्रोत है, ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये डीसी नहीं होगा, ये एसी होगा, ताकि ये दोलनशील हो, इसकी दिशा बार बार बदल पाए। आमतौर पर इसे हम एक साइन तरंग द्वारा दर्शाते हैं। अब जब हम साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत समझ चुके हैं तो चलिए चीज़ों को थोड़ा और व्यवहारिक रूप से देखते हैं। तो चलिए अब हम साइक्लोट्रॉन को असल में बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में बात आती है वो ये है कि जो धातु की जो ये पटले हैं इनमें हमें छेद करने की आवश्यकता है, ताकि जो प्रोटॉन्स है वो इसके आर पार निकल पाए, जहाँ उन्हें जाना है वो जा पाए। तो हम इसे बगल से देखते हैं। बगल से कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो हमें इन दोनों धातु की पटलों में कुछ छेद करने होंगे, शायद हम इन्हें एक छोटे छोटे जो वृत्ताकार छेद है वैसा कर पाए। अब यहाँ पर एक और परेशानी है, यहाँ पर हवा उपस्थित है। तो जब प्रोटॉन गतिमान होगा तो वो हवा के कणों से टकराएगा और इस कारण से उसकी जो चाल है वो कम होगी। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पर हवा उपस्थित रहे, तो हम इस पूरे सेटअप को एक निर्वात कक्ष यानी एक वैक्यूम चेंबर में बंद कर देंगे। अब यहाँ पर एक और परेशानी भी है। यदि ये दोनों पटले अनंत रूप से लंबी होती तो फिर हम कह सकते थे कि जो विद्युत क्षेत्र है वो केवल इनके बीच में जो मौजूद जगह है यहीं पर होगी। लेकिन हमारी जो पटले है वो अनंत रूप से लंबी नहीं है, और परिणाम स्वरूप जो विद्युत क्षेत्र है वो यहाँ पर बाहर भी उपस्थित होगा, और ये एक परेशानी वाली बात है। ऐसा क्यों?
क्योंकि अब जब ये प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये मंदी का अनुभव करेगा, इसकी जो चाल है वो कम होगी। और यही बात इस तरफ भी लागू होगी, जब जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा पलट जाएगी तो ये मंदी का अनुभव करेंगे और हम ये नहीं चाहते। तो हम ये कैसे करेंगे? तो आप वीडियो को रोकिए और सोचिए इस बारे में। तो शायद आपको याद हो कि धातुओं के अंदर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती। तो इस वैद्युत क्षेत्र को खत्म करने के लिए, इसे समाप्त करने के लिए हमें बस ये सुनिश्चित करना है कि यहाँ पर ये धातुएं हो, और इसीलिए साइक्लोट्रॉन जो होता है उसमें हम अर्धवृत्ताकार धातु की डिस्क का उपयोग करते हैं, मेटेलिक डिस्क का उपयोग करते हैं। और चूंकि ये आकृतियाँ अंग्रेजी वर्णमाला डी का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए हम इन्हें साइक्लोट्रॉन के डीज कहते हैं। तो यदि हम इस प्रकार से धातु के डी बनाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा, और जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो यहाँ पर बीच में उपस्थित होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि वैद्युत क्षेत्र इन डी जो है इनके बाहर हो सकता है, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं, क्योंकि प्रोटॉन तो इसके अंदर ही घूमेंगे। और इसीलिए साइक्लोट्रॉन में आमतौर पर प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इस डी के अंदर घूमते हैं, ताकि जो वैद्युत क्षेत्र है वो इन्हें अंदर प्रभावित ना करे। तो ये साइक्लोट्रॉन के धातु के डीज है जो खोखले होते हैं, जो धातु से बने होते हैं, और इनका काम यह है कि इनके अंदर वैद्युत क्षेत्र उपस्थित ना हो। तो क्या अब हमारा काम हो गया है? नहीं, अब हमें चुंबकीय क्षेत्र भी तो यहाँ पर प्रदान करना है। तो यहाँ हमारा सवाल यह है कि कल्पना कीजिए कि प्रोटॉन यहाँ है, ये दाईं ओर बढ़ रहा है और हम चाहते हैं कि ये ऊपर की ओर मुड़ जाए। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किस दिशा में लगाना चाहिए? तो आप वीडियो को रोकिए और सोचिए इस बारे में। याद रखिए, चुंबकीय बल जो होता है उसका समीकरण क्या होता है? F बराबर Q गुणा V क्रॉस B। और चूंकि हम चाहते हैं कि प्रोटॉन ऊपर की ओर जाए, तो हमें यहाँ पर एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता है जो केंद्र की ओर निर्दिष्ट होगा, जो यहाँ कहीं है। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें पता है, हम चाहते हैं कि बल जो है वो ऊपर की ओर हो, और हमें पता है कि वेग जो है वो दाईं ओर है। तो हम दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करके B जो है उसकी दिशा को निकाल सकते हैं। तो जो F है वो अंगूठे से निर्दिष्ट किया जाएगा। अब यदि हम अपने दाहिने हाथ को देखें तो हमारा जो अंगूठा होगा वो बल की दिशा को इंगित करेगा, और हमें अपनी चारों उंगलियों को वेग की दिशा में इंगित करना है, और फिर हम अपनी उंगलियों को इस प्रकार से मोड़ेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो स्क्रीन के अंदर कहीं जा रहा है, और इसलिए चुंबकीय क्षेत्र यहाँ हर जगह स्क्रीन के अंदर निर्दिष्ट होगा। तो यदि हम इस कोण को देखते हैं तो ये साइक्लोट्रॉन के अंदर है, तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से स्क्रीन के अंदर होगा, यानी कि साइक्लोट्रॉन के अंदर। अब हम यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे प्रदान करेंगे? तो हम यहाँ पर चुंबकों का यानी मैग्नेट्स का उपयोग करेंगे, लेकिन अब हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यानी वैद्युत चुंबक होते हैं उनका उपयोग करेंगे। हम यहाँ पर तारों के कॉइल का उपयोग करेंगे जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी, जो कि चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगी। लेकिन अभी आप उसके बारे में अधिक न सोचें, इस वीडियो का फोकस उस पर नहीं है कि हम चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न करें। अब सवाल यह है कि हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है और एक दोलनशील वैद्युत क्षेत्र है, तो क्या प्रोटॉन को हम जितना चाहे उतना तेज गतिमान कर पाएंगे? उसे जितना चाहे उतना अधिक त्वरित कर पाएंगे? तो जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें इसे एक डी में घुमाना है, और जब प्रोटॉन त्वरित होगा तो धीरे धीरे इसके वृत्त की जो त्रिज्या है वो बढ़ती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब इसकी त्रिज्या जो है वो डी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। और यदि हम इसे और अधिक त्वरित करेंगे तो इसकी त्रिज्या और अधिक बढ़ जाएगी, और फिर ये डी की जो दीवार है उससे टकरा जाएगा। अब यदि आपको इसकी त्रिज्या को बढ़ने से रोकना है तो आपको और अधिक चुंबकीय बल प्रदान करना होगा। अब इसकी भी एक लिमिटेशन, इसकी भी एक सीमा है कि हम कितना चुंबकीय बल यहाँ पर प्रदान कर पाएंगे। अब यदि चुंबकीय बल की एक सीमा है तो फिर क्या होगा? ये जो आवेश है ये घूमता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब ये इस डी की जो दीवार है उससे टकरा जाएगा। तो वास्तव में ये जो प्रोटॉन है या कोई आवेशित कण है उसे हम एक सीमा तक ही त्वरित कर पाएंगे। और हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि जो हमारा चुंबकीय बल होता है वो एक अभिकेंद्र बल की तरह काम करता है, और जो बल होता है उसका परिमाण जो होता है वो अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो परिमाण है वो क्या है? QVB साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री इसलिए क्योंकि V और B के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो ये जो है इसे हम बराबर रखेंगे अभिकेंद्र बल के, और अभिकेंद्र बल क्या होता है? mv का वर्ग बटे r। अब यहाँ से हमें r क्या मिल जाएगा? mv बटे qb। तो ये त्रिज्या का व्यंजक है। अब यदि आपको इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पिछले वीडियोस को फिर से जाकर एक बार देख सकते हैं। तो जैसे जैसे इसका वेग बढ़ेगा इसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी, और इसलिए एक कण जो है वो जैसे जैसे त्वरित होगा ये बड़े वृत्त में आगे बढ़ेगा, और परिणाम स्वरूप अंततः ये जो है इस डी की दीवार से टकरा जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आवेश के वृत्त की जो त्रिज्या है जब वो डी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी
तो जो आवेश है वो अधिकतम चाल प्राप्त कर चुका होगा, हम उसकी चाल को और अधिक नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक रास्ता बना देते हैं जिसके ज़रिए, जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या जो भी आवेशित कण है वो बाहर निकल पाए। तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से बाहर निकल जाएगा। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जो त्वरण है वो साइक्लोट्रॉन का जो साइज़ है, उसकी जो त्रिज्या है उस पर निर्भर करता है। तो साइक्लोट्रॉन जितना बड़ा होगा आप उतना ही अधिक इसे त्वरित कर पाएंगे। तो संक्षेप में, साइक्लोट्रॉन अपेक्षाकृत कम वोल्टता का उपयोग करके भी भारी कणों को त्वरित कर पाते हैं, और यहाँ पर हम एक दोलनशील विद्युत क्षेत्र का उपयोग करके इन्हें त्वरित करते हैं और एक चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके इनकी दिशा को मोड़ते हैं ताकि वो बार बार इस विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर पाए। और हमें एक सही समय पर ये जो विद्युत क्षेत्र होती है उसकी दिशा को बदलना होता है ताकि ये हर बार जब भी डी में प्रवेश कर रहा है तो त्वरित ही हो, इसकी चाल जो है वो बढ़े ना कि कम हो। और जब हम एक पर्याप्त चाल प्राप्त कर लेते हैं तो हम इसे डी से बाहर शूट कर देते हैं, डी से बाहर इसे फेंक देते हैं। अब समाप्त करने से पहले हम आपसे कुछ दिलचस्प सवाल पूछना चाहते हैं। तो आपने देखा कि हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बदलना है और वो भी एकदम सटीक समय पर। तो हम ये कैसे करेंगे? हम कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे ये जो सर्पिल है इसका जो आकार है वो बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर त्रिज्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये हर बार जब डी से बाहर निकल रहा है तो उसी समय पर विद्युत क्षेत्र जो है उसकी दिशा बदल जाए? तो क्या जब ये सर्पिल का आकार बढ़ रहा है तो क्या हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा को जल्दी जल्दी बदलना होगा या धीरे धीरे बदलना होगा, या जैसे हम पहले बदल रहे थे जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस आवृत्ति से, उसी आवृत्ति से इसे बदलना होगा? तो ये पहला प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न है कि मान लीजिए कि साइक्लोट्रॉन का जो आकार है वो फिक्स है, वो निश्चित है, आप उसे नहीं बदल रहे। तो अब आप उसमें, उसी साइक्लोट्रॉन में ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि यदि आपको कोई आवेशित कण है तो उसकी और अधिक चाल चाहिए, उसकी जो चाल है वो और अधिक उच्च हो, तो ये आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? क्या आप विद्युत क्षेत्र प्रबलता को बढ़ाएंगे या आप चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता को बढ़ाएंगे? तो आप इन दोनों में से क्या करेंगे, या आप दोनों को ही बढ़ाएंगे? तो यह है दूसरा प्रश्न जिसके बारे में आपको सोचना है। तो आप इस पर विचार करिए। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।